कर लूँ शुरू? बस दरवाजा बंद कर दो। और बच्चों कैसे हैं आप लोग? आज चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ बायो में। चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर मेनली हम लोग जो बातें डिस्कस करेंगे वो सभी ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होंगी। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि मानव के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या और किसी अन्य प्रकार से रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग जो कि एक विविपेरस या जरायुज कैटेगरी में रखा जाता है, इसमें पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, मादा में अंडाणु बनते हैं, और ये शुक्राणु और अंडाणुओं का आपस में जो मिलन होता है वो कहलाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दो पेरेंट्स पार्ट लेते हैं। वन जो कि पुरुष या पिता कहलाता है, और दूसरा स्त्री यानी कि वो कहलाता है माता। तो पिता और माता कहलाते हैं, और पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु के साथ मिलते हैं। मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है, और निषेचन के परिणाम स्वरूप जो कोशिका बनती है उसको जाइगोट या युग्मनज का नाम दिया गया है। तो एक स्ट्रक्चर या एक सेल जो बनी उसको कहा गया जाइगोट। एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स के दो अलग अलग सेट मौजूद होते हैं, एक माता से आता है तो दूसरा पिता से आता है। जब जाइगोट बन जाता है तो इसके अंदर डिवीजन होने शुरू होते हैं, और एक स्टेज आती है ब्लास्टुला। इस स्टेज पर आकर के यह भ्रूण का जो ब्लास्टोसिस्ट जिसको बोलते हैं वो गर्भाशय यानी कि यूट्रस की दीवार पर इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है, और धीरे धीरे उस अटैचमेंट के बाद वो वहां पर वृद्धि करता रहता है, और एक एम्ब्रियो यानी फीटस का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जब वो फीटस पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो शिशु बन जाता है, और जिसे हम डिलीवरी कहते हैं वो इस दुनिया में आता है। बहुत मजेदार बात आप लोगों को ये बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि पुरुष के अंदर वृद्धावस्था तक, यानी कि जब तक वो बूढ़ा भी हो जाता है, शुक्राणुओं का लगातार निर्माण होता रहता है, जबकि स्त्री 50 वर्ष की आयु तक ही अंडाणु का निर्माण कर सकती है। इसके बाद स्त्री में अंडाणु का निर्माण नहीं होता। तो ये सारी बातें डिटेल में मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा, आप लोगों के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि दो इसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, यानी कि एक नर है एक मादा है। तो सबसे पहले हम नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि टॉपिक
डायग्राम जो भी आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा है इसको देख कर के समझना है, हंसना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग सीरियसली इस टॉपिक को समझने के लिए तैयार है। मैं सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ये हमारे पेल्विस रीजन में पाया जाता है, यानी कि निचले हिस्से में यह स्थित होता है। इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको टेस्टीज बोला जाता है, और ये एक पेयर टेस्टीज का पाया जाता है। हिंदी में वृषण बोलते हैं। एक पेयर टेस्टीज का पाया जाता है और एक थैले में ये टेस्टीज का जो पेयर है ये रखा रहता है। इस थैले को स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस थैले को? इस थैले को कहते हैं बेटा स्क्रोटम। तो मैं समझ रहा हूँ बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। इस स्क्रोटम यानी कि इसको अगर हम हिंदी में टर्मिनोलॉजी इसकी मैं बताऊं तो हिंदी में इसका अर्थ है, इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है वृषण कोश। यानी कि टेस्टीज वृषण कहलाती हैं, और जहाँ टेस्टीज लोकेटेड होती हैं, रखी रहती हैं जिस थैले में, उसको वृषण कोश या स्क्रोटम कहा जाता है। मैं समझता हूँ पॉइंट बिल्कुल पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब मैं आप लोगों को आगे चलते हैं। इस स्क्रोटम की एक खास बात होती है। देखिए, आप लोगों को सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स होता है। हम जरा सा भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो हम कहते हैं कि भाई हमें फीवर हो गया, यानी कि 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से। यानी कि वह जगह जहां पर टेस्टीज पाई जाती हैं उसका सामान्यतः जो तापक्रम है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा बॉडी के टेम्परेचर से। मैं समझता हूँ ये बात भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। और टेस्टीज अंडाकार यानी कि ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, और हर टेस्टीज में लगभग 250 कक्ष पाए जाते हैं। कक्ष यानी कि छोटे छोटे चैम्बर्स। अब देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने जैसा कि दिखाया गया है पीछे मेरे लगे हुए इस बोर्ड पर भी, कि स्ट्रक्चर में टेस्टीज नीचे की तरफ आपको क्लियर दिखाई दे रही है पहले डायग्राम में, और दूसरे डायग्राम में भी ये टेस्टीज का एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक लंबाई में कटा हुआ सेक्शन भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप लोगों की समझ में आ भी रहा होगा। ये टेस्टीज है। तो लगभग 250 छोटे छोटे चैम्बर, छोटे छोटे कक्ष इसमें पाए जाते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी कि वृषण पालिका कहा जाता है। वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या एक टेस्टिस में होती है, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, लगभग 250। अब हर लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकलती हैं। हर लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इनको शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं, यानी कि इनके द्वारा जो शुक्राणु बनते हैं टेस्टिस में वो ट्रांसफर होता है उनका, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जाते हैं। इनमें शुक्राणु, या मोटे तौर पर कह दीजिए कि यही वो स्ट्रक्चर है जहां पर शुक्राणु पैदा होते हैं टेस्टिस के अंदर। तो इस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या जिसके लिए मैंने शब्द यूज किया है शुक्र जनन नलिकाएं, इसमें इन नलिकाओं के अंदर की सतह पर 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सॉरी, पहली तो मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल वो सेल्स होती हैं जो शुक्राणुओं को
सॉरी, जो शुक्राणुओं को जन्म देती है। और दूसरी होती है सर्टोलाई सेल, SERTOLI, सर्टोलाई सेल। ये वो सेल्स हैं जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स के लिए पोषण की यानी कि भोजन की, न्यूट्रिशन की व्यवस्था करती है। भाई शुक्राणु भी तो सेल्स हैं छोटी छोटी। स्पर्म क्या है? स्पर्म भी एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको भी तो भोजन चाहिए, और वो बहुत छोटा स्ट्रक्चर। तो इतने छोटे स्ट्रक्चर को भोजन कौन प्रोवाइड कराता है? तो उतने छोटे स्ट्रक्चर को भोजन प्रोवाइड कराती है यहाँ पर सर्टोलाई सेल्स। तो मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि शुक्र जनन नलिका के भीतरी भाग में दो तरह की सेल्स पाई जाती है। एक सेल कहलाती है मेल जर्म सेल्स, जो कि स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं को जन्म देती है, और दूसरी कहलाती है सर्टोलाई सेल्स, जो कि इन शुक्राणुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। तो आई थिंक ये पार्ट भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं एक और सेल, जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं, और इन सेल्स का काम है एंड्रोजन नाम के टेस्टीज हार्मोन का सिक्रीशन यानी स्रावण करना। यानी कि ये सेल्स, कौन सी सेल्स अभी मैंने आपको नाम नहीं बताया, इन सेल्स का काम है, बाहर की तरफ पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, और इनका काम है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक हार्मोन का नाम है, एंड्रोजन नाम के एक हार्मोन का सिक्रीशन करना, राइट। और इन सेल्स को बोलते हैं लेडिग सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनका नाम है LEYDIG, लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स कहते हैं इन सेल्स को। ये एंड्रोजन नाम का टेस्टीज हार्मोन सिक्रीट करती है। इसके अलावा मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने और लेना चाहूँगा। ये सारे नाम आप, ये जो डायग्राम आपके सामने लगा हुआ है, इसमें एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है रेटी टेस्टीज, इसका नाम है रेटी टेस्टीज। और ये रेटी टेस्टीज हिंदी में इसको हम नाम देते हैं वृषण जालिकाएं। इनको क्या कहा जाता है? वृषण जालिकाएं, यानी कि रेटी टेस्टीज, राइट। देखिएगा मैं मार्क कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं इस रेटी टेस्टीज को, बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है वासा एफरेंशिया। क्या कहेंगे? वासा एफरेंशिया, जो कि रेटी टेस्टिस के ठीक ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। वासा एफरेंशिया, इसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिकाएं। और इसके ठीक ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एपिडाइडमिस, इसको कहते हैं एपिडाइडमिस यानी अधिवृषण। और फिर आता है इसके बाद, यानी कि ये टेस्टिस के आगे जो आगे की तरफ जो मूवमेंट करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर जो नलिकाएं हैं उसके अलग अलग जगह पर हिस्सों के नाम मैं बता रहा हूँ। वासा डेफरेंस, वासा डेफरेंस, ये भी मैंने सर्कल कर दिया है। वासा डेफरेंस इसको बोलते हैं शुक्रवाहक, यानी कि शुक्राणुओं को कैरी करने वाली ट्यूब। तो मैंने यह चार नाम आप लोगों को बताया, रेटी टेस्टीज, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डेफरेंस। आई थिंक पॉइंट मेरी कही हुई आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आप लोग अगर ध्यान से देखें पहले वाले डायग्राम में तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस देखिए, ये मैंने अंडरलाइन किया पहले वाले डायग्राम में, एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस घूम करके एब्डोमेन की तरफ जाती है, उदर की तरफ जाती है, और उदर यानी एब्डोमेन, और जो हमारा ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, इसके ऊपर एक लूप बनाती हैं। इसके ऊपर क्या कर रही हैं? एक लूप बना रही हैं, राइट।
तो ये लूप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और इसी नली जो लूप बना रही है, इसी में शुक्राशय से एक ट्यूब आ रही है ये, और ये मूत्र मार्ग जो हमारा यूरेटर है, मूत्र मार्ग जिसके द्वारा यूरिन हमारा बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, ये भी खुलती हैं। जो मूत्र मार्ग है यानी कि यूरेटर है, इसमें खुलती हैं आकर के। कौन खुलती है? ये जो एपिडाइडमिस से घूम करके जो आगे ये पूरा एक लूप बन रहा था, इस लूप को थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम में ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से चलते चलते, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये पूरा एक लूप बनता है बेटा, और इस लूप के द्वारा फिर ये लूप ये घूमता हुआ ये इधर आया है। तो ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, यानी कि टेस्टिस से चला और पूरा एपिडाइडिमिस आगे यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ से घूमता हुआ, और फिर आखिर में आकर के जो है कहाँ पर आया, ये लूप ये खुलता कहाँ पर है? ये खुलता है बच्चों ये मूत्र मार्ग में, यानी कि ये यूरेटर जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है, यहाँ पर ये राइट। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एपिडाइडिमिस की बाद क्या चलता है आगे, ये सब आपको समझ में आ गया है। अभी मैं थोड़ी सी बात और कहूँगा कि इसको और क्लियर मैं यहाँ पर अपनी इस बात को करना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि हमारी शरीर में शुक्राणुओं के निकलने के लिए स्पर्म्स का बॉडी से बाहर आना और यूरिन से का बॉडी से बाहर आना, ये दोनों ही के लिए एक ही रास्ता है, ठीक। हाँ, इसमें एक पर्टिकुलर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब कई बार मूत्र जिस वक्त ये फूल जाती है, रास्ता रोक देती है मूत्र का, उस समय स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं सीमेन की फॉर्म में, सीमेन, ठीक। जिस वक्त सीमेन बाहर आता है उस समय यूरिन नहीं आता है, और जिस वक्त ये सीमेन बाहर नहीं आता है उस समय प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी जगह पर पहुंच जाती है और यूरिन के लिए रास्ता खोल देती है आकर के। तो हमारी बॉडी से, जिसको हम पेनिस बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं हिंदी में, ये एक हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट भी कहलाता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहलाता है पेनिस। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये दो कार्य करता है। एक कार्य बॉडी से सीमेन यानी शुक्राणुओं का जो शुक्राणुओं से भरा हुआ जो फ्लूइड है सीमेन, इसको भी बॉडी से बाहर रिलीज करता है, और यूरिन को भी बॉडी से बाहर रिलीज करता है। तो ये दोनों चीज़ें जब बॉडी से बाहर रिलीज होती हैं तो एक साथ तो नहीं हो सकती, अलग अलग होती है। तो इसीलिए मैंने अभी बताया कि जो एपिडाइडिमिस है वो जाकर मूत्राशय की जो नलिका है उसके साथ जाकर के जुड़ जाती है। तो इसका काम सीधा सा हो गया, स्पर्म्स को बाहर बॉडी से पहुंचाने के लिए एक रास्ता बना देगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जिस वक्त रास्ते में आ जाएगी उस समय यूरिन पास नहीं होगा बल्कि सीमेन पास होगा, और जिस वक्त ये सीमेन पास नहीं होगा तो वो ये अपनी जगह पर पहुंच जाएगी और ये यूरिन के लिए यानी कि मूत्र के लिए एक रास्ता खोल देगी। ये बात भी आप लोगों के समझ में पूरी तरीके से आ गई। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ एक पेनिस के बारे में कि जिसको हिंदी में शिश्न कहते हैं, खास एक विशेष प्रकार के ऊतकों का टिश्यूज़ का बना हुआ होता है, और इस टिश्यूज़ की खासियत होती है कि ये कभी भी ये टिश्यूज़ इरेक्शन मोड में आ जाते हैं, और उस समय इजी इंसेमिनेशन यानी कि आसानी के साथ ये संभोग की जो प्रक्रिया होती है जिसे कॉप्यूलेशन कहते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जो अंतिम भाग है यानी कि आगे का भाग है, ये ग्लांस पेनिस यानी कि शिश्न मुंड हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ये एक ढीली जो स्किन है उससे ढका हुआ होता है, और इस ढीली स्किन को फोर स्किन कहा जाता है। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों।
मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आऊँगा। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम ए एंड बी। तो इसको अगर आप समझना चाहते हैं पूरी तरह से इस सिस्टम को, तो और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर इसमें बेसिकली इसमें अगर बी डायग्राम जो है ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इसमें आप लोगों को मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो तो ओवरी होती है। ये एक पेयर होता है। देखिए एक ये दिखाई दे रही है और एक दूसरी ओवरी ये दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पीछे के हिस्से में अलग अलग हिस्से में है पूरा का पूरा वही पेल्विस रीजन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये यहाँ पर ये पिछले हिस्से में यहाँ पर हमारा ये ओवरीज लोकेटेड है। और इन ओवरीज का काम क्या है, इसके अंदर अंडाणु यानी कि एग पैदा होते हैं। एक पेयर ओविडक्ट यानी नलियों का, अंडवाहिनी का होता है, यानी कि जो यहाँ से चलेगा एक ओवरी से और जो दूसरी ओवरी से चलेगा ये एग को लेकर के जाएगा, ओविडक्ट कहलाएगा। इसके अलावा यूट्रस है और सर्विक्स है, गर्भाशय ग्रीवा भी बोलते हैं, जो बाहर की तरफ वेजाइना के द्वारा खुलती है। सर्विक्स ये रही और ये सर्विक्स बाहर की तरफ, वेजाइना यानी हिंदी में इसको यूनी कहा जाता है, इसके द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। इसके अलावा यहाँ पर जिक्र करते हैं एक पेयर मैमरी ग्लैंड, यानी कि जो ग्लैंड शिशु के लिए मिल्क का सिक्रीशन करती हैं, स्तन ग्रंथियां। देखिए इसके अंदर क्या है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस चलेगा, अंडाणु बनेंगे। ये अंडाणु संभोग के द्वारा शुक्राणुओं के साथ मिलेंगे, जिसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, निषेचन कहेंगे। और अगर ये मिलन सक्सेसफुल हो जाता है तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। और जाइगोट कुछ डिविजन्स के बाद जाकर के चिपक जाता है यूटेरस यानी कि गर्भाशय की दीवारों से, और इस घटना को प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो सब नॉर्मल बातें हैं, सब आप लोग जानते हैं। केवल एक चीज़ को साइंटिफिक वे में बच्चों आपको समझाने वाली बात है कि चीज़ें साइंटिफिक तरीके से आपके समझ में आ सकें। ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये हार्मोन भी रिलीज करती हैं। और एब्डोमेन के निचले हिस्से में एक एक ओवरी दोनों तरफ, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पाई जाती हैं। और दूसरी तरफ ये एक नली के द्वारा यूट्रस से जुड़ती है। ये दिखाई दे रहा है, ये और ये हमारा यूट्रस वाला पार्ट है, यूटेरस से जुड़ती है। तो इस ओवरी को यूट्रस से कौन जोड़ रहा है, एक नली जोड़ रही है, जिसको हम कहते हैं, नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ओवरी के पास देखेंगे ये फैलोपियन ट्यूब एक कीप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, कीप के जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। दोनों ही जगह पे ये कीप मौजूद है। इस कीप को इनफंडिबुलम कहा जाता है। इस कीप को इनफंडिबुलम कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको दोबारा हम एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा बच्चों, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए डायग्राम कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए इसमें दो ओवरी नजर आ रही है, एक ओवरी ये है, दूसरी ओवरी ये है। इन दोनों ही ओवरियों को बीच में यूट्रस नजर आ रहा है। तो ये यूट्रस वो जगह है जहां पर जाइगोट से एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा, और जिस वक्त वो टाइम या फिर 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसे कंप्लीट कर लेगा, एक फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बॉडी से बाहर लाया जाता है वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स से। तो कॉपुलेशन के लिए जो जगह है वो भी वेजिना ही है, और जो जहाँ से बच्चे का जन्म होता है वो भी वेजिना ही है। मैं बता दूं कि स्त्री के अंदर, मादा के अंदर यूरिन के लिए रास्ता अलग होता है और कॉपुलेशन के लिए यानी कि संभोग के लिए रास्ता अलग होता है। दोनों एक ही नहीं होते। नर के अंदर ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, प्रकृति की देन है। नर के अंदर केवल और केवल एक ही ऑर्गन होता है जिससे स्पर्म और यूरिन दोनों पास होते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर एग और यूरिन दोनों के लिए अलग अलग रास्ते हैं।
चलिए मैं फिर आगे बताता हूँ आपको कि इस ओवरी से यूट्रस को जोड़ने के लिए ट्यूब होती है, नली होती है, इसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और ये फैलोपियन ट्यूब ओवरी के पास थोड़ा सा खुल जाती है और इसको इनफंडिबुलम या कीप जैसा संरचना का निर्माण करती है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातें और 2 मिनट करेंगे कि हिंदी में यूट्रस के लिए बहुत ही कॉमन टर्म यूज होती है बच्चेदानी, लेकिन साइंटिफिक वे में तो हम लोग यूट्रस ही बोलेंगे, गर्भाशय ही बोलेंगे। और यूट्रस बाहर की ओर खुलेगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्रस बाहर की ओर और जो खुलता है उसके लिए जो रास्ता वो केवल यही है, वह से होता हुआ एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है जिसको हाइफन यानी कि हाइमन या योनिच्छिद बोला जाता है। एक पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है जो कि वेजिना में अंदर की तरफ पाया जाता है और कहा जाता है कि प्रथम मैथुन के दौरान ये टूट जाता है। यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि प्रथम मैथुन के दौरान या खेलते समय, भागते समय, गिरने पर चोट लगने से किसी भी प्रकार से ये हाइमन टूट सकता है। हमारी पुरानी रीति रिवाजों में ये बात बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई रही है कि अगर किसी लड़की का हाइमन टूटा हुआ है तो उसको चरित्रहीन कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक स्टडीज़ आगे बढ़ी, ये बात क्लियर हो गई कि हाइमन किसी भी स्थिति में टूट सकता है। बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, घुड़सवारी करते हैं, दौड़ते, किसी भी रूप में ये हाइमन टूट सकता है। और अब हम बात करते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं इस मेमोरी ग्लैंड्स में। और इन लोब्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स के गुच्छे रहते हैं और इन गुच्छों को कूपिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन गुच्छों को एक वर्ड कहा जाता है, कूपिका। और ये कूपिका की जो सेल्स होती हैं, ये ही इन्हीं के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है शिशु के लिए और यहीं से मिल्क का सिक्रीशन भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी, चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी या एक्सप्लेन किया है मैंने। हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, लेकिन इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसके डायग्राम को याद करें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो आप जो बी डायग्राम है इसको अच्छी तरीके से तैयार करें, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप पहले वाला डायग्राम ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये डायग्राम, इस डायग्राम को तैयार करें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। हालांकि एग्ज़ाम में इतने मुश्किल डायग्राम बनाने के लिए नहीं दिए जाते, केवल क्वेश्चंस ही उन पर बेस दिए जाते हैं। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम अलग से भी पूछा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बी डायग्राम आप लोग लर्न कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो चलिए, चैप्टर काफ़ी हद तक हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण होता है, किस तरीके से उसके अंदर भ्रूण की डेवलपमेंट यानी विकास के दौरान अलग अलग अवस्थाएं आती हैं। पहले निषेचन और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को मैं बिल्कुल एक एक करके क्लियर करता चलूँगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं बहुत जल्द, वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।